गोल्ड मनी डायमंड स्टैचूज। एक गांव में अनंत, अविनाश, राजेंद्र नाम के 3 दोस्त हुआ करते थे। अनंत एक मटन की दुकान चलाता था, अविनाश एक होटल चलाता था, राजेंद्र का एक छोटा सा फर्नीचर शॉप था। एक दिन तीनों शराब पीते हुए बात करने लगे। मैं एक छोटा सा मटन दुकान चलाते हुए उस कमाई से साधारण जिंदगी जी रहा हूँ कहकर आप सोच रहे होंगे, मगर सच कहूँ तो मेरे दादाजी के कमाई के मुकाबले ये कमाई बहुत कम है। उनके पास 1000 भेड़ थे। 80 साल पहले जमींदार विक्रमादित्य जी के यहाँ उन्होंने भेड़ सप्लाई करते हुए बहुत पैसे कमाए। तब कमाई चांदी और सोने के सिक्कों को पैसे में बदल कर हमारे घर के बाहर एक संदूक में रख कर जमीन में गाड़ दिए रे। अब वो सब निकाल कर इस्तेमाल करने की सोचूं तो पुलिस वाले पकड़ेंगे कहकर मुझे डर लग रहा है रे। वो छोड़ो रे, मेरे दादाजी उसी जमींदार के महल में सामान सप्लाई करके उससे आए पैसों को सोने के बिस्किट्स में बदल कर हमारे गौशाले के नीचे जमीन में छुपा दिए रे। अब उस सोने को ऊपर कैसे लाऊं ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे दादाजी उसी जमींदार के महल में बढ़ाई का काम करके बड़े बड़े पलंग और सोफा तैयार करके कमाए सारे पैसों से हीरे खरीद कर 2 बोरियों में भरकर छत के ऊपर रख कर चल बसे रे। उन्हें निकाल कर कैसे खर्च करूं समझ नहीं आ रहा है रे मुझे। पता नहीं थाली भर के भोजन रखकर भी भूखे पेट सो गए जैसे हो गई है अपनी स्थिति। और कितने पीढ़ियों को ऐसे हमारे जायदाद को छुपा छुपा कर जीना है समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स भर के बाकी के पैसे खर्च करेंगे क्या? लाखों रुपए टैक्स भरना पड़ेगा रे, हम उतना क्यों भरे। वो सब छोड़ो, 3 फिश्तियों से उन पैसों को खर्च करे बिना घर में छुपा कर रखने के लिए पुलिस वाले हमें जेल में डालेंगे। तो फिर पूरे पैसे निकालने के बजाय थोड़े थोड़े पैसे खर्च किए तो कैसा रहेगा? रे निकम्मे, वो और खतरनाक हो सकता है रे। किसी न किसी दिन सबको पता चल जाएगा। अपने घरों में रेड हुई तो हमें जेल में डालेंगे। राजेंद्र चिढ़ते हुए, ये सब नहीं रे, ऐसे डरते हुए बैठने के बजाय हमें हिम्मत करके एक काम करना पड़ेगा। एक छोटी सी जगह खरीद कर वहाँ अपने दादाजी के मूर्तियों को लगाना होगा। एक पैसों की मूर्ति, दूसरा सोने का मूर्ति, तीसरा हीरो का मूर्ति तैयार करवा कर उन्हें रातों रात वहाँ रखना होगा। तब कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे गांव में मूर्ति लगाए तो जेल की सजा नहीं, सीधा फांसी चढ़ा देंगे। और ऊपर से इतने सालों से उतने संपत्ति को छुपाकर ऐसे कहानियां बोलोगे कहकर हमें खूब पीटेंगे। अपने दादाजी सब पर अपनी कृपा बरसाने रातों रात जमीन से उभरे हैं कहकर प्रचार किए तो बस है रे, पागल लोग सब भरोसा कर लेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है रे। इसके बारे में यूं लगातार सोचने के बजाय ऐसा करना ही सही होगा। वैसे भी धीरे धीरे लोग भी अपने दादाजी के मूर्तियों को भगवान के जैसे पूजना शुरू कर देंगे। सच है रे, अगर हमें भक्त लोगों का सपोर्ट मिला तो सरकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब तीनों खुशी से घर चले गए। 2 हफ्तों में पैसे, सोना और हीरों से मूर्तियां बनाए। एक दिन रात के समय वो तीनों चोरी छिपे जाकर वहाँ पर तीनों मूर्तियों को लगाए और तब से लोग उनके दादाजी के मूर्तियों को पूजा करने लगे। उस गांव के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजय को इन पर शक होने लगा। एक दिन हेड कांस्टेबल समीर से, विजय ये सब क्या है? मुझे उन मूर्तियों को देखकर दाल में कुछ काला है लगता है, तुम उन पर नजर रखो। समीर 1 हफ्ते के बाद आकर विजय से, सर मैंने उन तीनों पर बहुत अच्छे से इंक्वायरी की है। उनके दादा बहुत सारे पैसे कमाने की बात सच है। ये लोग उस संपत्ति को बाहर कैसे निकाले ये समझ नहीं आने के कारण ऐसे हमारे दादाजी मूर्तियों के जैसे प्रत्यक्ष हुए कहकर उन्हें वहाँ रखे। लोग उन पर भरोसा करके उनकी पूजा कर रहे हैं सर। वो मूर्ति बहुत कीमती है सर। अगर हम अब उन पर कुछ एक्शन लिए तो लोग हम पर टूट पड़ेंगे। 1 हफ्ते भेस बदल कर मैंने सब कुछ पता कर लिया है सर। अगले दिन पूजा और भजन होने के बाद, लोगों के जाने के बाद इंस्पेक्टर विजय कांस्टेबल्स के साथ वहां पर आया। पुलिस वालों को आते हुए देख अविनाश, अनंत और राजेंद्र मारे डर के इंस्पेक्टर के पैर पकड़े।
मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, मगर तुम्हें थोड़ी अच्छी बातें समझाने आया हूँ। आप लोग जाने अनजाने में गलत काम कर रहे हैं। आपके दादाजी की कमाई संपत्ति को बचाने के लिए लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों की मासूमियत से खेलना कभी भी खतरनाक हो सकता है। कम से कम अब तो भी आप लोग टैक्स भरकर गवर्नमेंट का साथ देंगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं रखूंगा। कम से कम अब तो भी लालच छोड़कर ईमानदारी से जियो। 4 लोगों की सहायता करते हुए समाज में अच्छा नाम कमाओ। तब तीनों मान गए। ठीक है सर, आपके कहे जैसे ही करेंगे। विजय पुलिस वालों से एक ट्रक मंगवाया, उन्हें गवर्नमेंट ट्रेजरी में सौंप दिया और रसीद लेकर जाइए कहकर उनसे कहा। पुलिस वाले उन्हें सैल्यूट करके चले गए। मैजिकल होल इन स्काई। मुन्ना कन्ना नाम के 2 दोस्त हुआ करते थे। एक दिन वो दोनों ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी बिक्कू भागते हुए उनके पास आकर, भाई भाई कह रहे हैं कि आसमान में छेद हुआ है रे। मेरे मारे छक्के से छेद गिरा था क्या? रे तुम मजाक बंद करो। तुम्हारे बॉल से हुआ या कैसे हुआ पता नहीं, मगर आसमान में छेद होकर उसमें से सोना, हीरे और पैसे गिरने लगे हैं। रे ये बात इतनी देर से क्यों कह रहे हो? चलो रे, हमारे जाने के अंदर सोना, हीरे, पैसे खत्म हो जाएंगे पता नहीं कहकर तीनों साइकिल चलाते हुए उस जगह पहुंचे। वहाँ बहुत सारे लोग थे। आसमान में हुए छेद से सोना, पैसे, हीरे गिर रहे थे। लोग उन्हें चुन रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा था। भाई हम उनके बीच में जाकर उन्हें नहीं चुन सकते। अगर हम गए तो वो लोग हमें मसल कर रख देंगे। रे हमें उनके बीच में जाकर चुनने की क्या जरूरत है रे? हम अच्छे से एक बड़ी सीढ़ी तैयार किए। सोचो हम उस जगह जाकर सीढ़ी चढ़कर उन्हें वहीं से पकड़कर सोना, हीरे, पैसे बांट सकते हैं। रे भाई क्या आइडिया दिए हो रे। अब देरी किस बात की, चलो चलते हैं कहकर तीनों मिलकर एक बड़ी सीढ़ी बनाने की सोचे। सॉरी रे, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सीढ़ी नहीं बना सकता। मेरे लिए मैं खुद सीढ़ी तैयार करूंगा। अगर चाहे तो तुम अपने लिए सीढ़ी बना लो। कहकर मुन्ना ने एक बड़ी सीढ़ी बनाया। निशानियों के बीच में अंतर ज्यादा रखा। उसे देखकर बिक्कू, रे कन्ना उस मुन्ना को देख, कितनी जल्दी सीढ़ी बना दिया है उसने, और तुम अभी भी इसे बनाते ही जा रहे हो। और ये क्या, कितना कम गैप लगा रहे हो। अगर ऐसे ही चला तो बहुत लेट हो जाएगी रे। रे देर हुए तो भी चलेगा रे। हमारी सीढ़ी हमें उससे जल्दी उस छेद के पास ले जाएगी। इतने में कन्ना की सीढ़ी भी तैयार हुई। मुन्ना कन्ना दोनों आसमान की ओर सीढ़ी रखे। कन्ना से पहले आसमान तक पहुंचने के लिए मुन्ना जल्दी जल्दी दूर दूर रहे अपने सीढ़ियों को चढ़ते हुए पैर फिसलकर बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया। बस मुन्ना के पैर टूट गए। उसे देखकर कन्ना सीढ़ी चढ़ते चढ़ते झट से नीचे उतरने लगा। उसे रोकते हुए बिक्कू, रे भाई वो हमें धोखा देकर चला गया था ना, अब उसके लिए तुम क्यों यहाँ तक आकर नीचे उतर रहे हो? हम छिड़ेंगे रे। रे कुछ भी हो, वो हमारा दोस्त है रे। अब हम ऊपर जाकर पैसे, हीरे सब लाएंगे, मगर उनसे एंजॉय करने के लिए हमारा कोई भी दोस्त नहीं रहेगा तो उन पैसों का क्या फायदा बोलो? कहकर बीच में से ही उतरकर मुन्ना को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में कन्ना मुन्ना की देखभाल करने लगा। उसे देखकर डॉक्टर, क्या भाई मुन्ना, ये कौन है? तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारा भाई जो तुम्हारी इतनी अच्छे से देखभाल कर रहा है? डॉक्टर जी वो मेरा दोस्त है। मेरे लिए मिनटों में उसे मिलने वाले पैसे, हीरे और सोने को यूं ही छोड़कर आ गया था। डॉक्टर कन्ना की बहुत प्रशंसा करने लगा। मुन्ना पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसे हॉस्पिटल से घर ले आए। उन्होंने घर के बाहर आकर देखा कि उनके घर के सामने बहुत सारे सोने से भरी हुई बोरियां, पैसों की बोरियां और हीरों की बोरियां थी। उन्हें देखकर कन्ना मुन्ना आश्चर्य में पड़ गए। अब बिक्कू वहाँ पर आकर, भाई अपने तैयार किए गए सीढ़ियों का उपयोग करके लोग सोना, हीरे, पैसे बहुत ले आए। वो लोग जितने बार ऊपर जाते थे उतने बार देखो ऐसे बोरियां लाकर अपने घर के सामने रखने लगे। इतने सारे बोरियां इकट्ठा हुए। वो दोनों बहुत खुश हुए। ऐसे उन पैसे, हीरे और सोने को तीनों दोस्त आपस में बांट लिए और खुशी से जीने लगे। फ्लावर वाली की सफलता। मरगापुर नाम के गांव में जीवन और लता नाम के पति पत्नी रहा करते थे। जीवन बहुत आलसी था। उसको दोस्तों के साथ नशा करना और जुआ खेलने की आदत थी।
इसकी वजह से उन्हें अपना घर बेचकर झोपड़ी में रहने की हालत हो गई थी। लता खेतों में मजदूरी करके घर खर्च चलाती थी और थोड़े थोड़े पैसे भी बचाती थी। लता को काम पर जाने के रास्ते पर फूलों का एक बगीचा दिखता था। लता अपने साथ वाली एक स्त्री से, हाय, कितना सुंदर फूलों का बगीचा है, काश ऐसा बगीचा मेरा भी होता। ये बगीचा मंदिर के पास वाला वो फूलों की दुकान वाले राधे श्याम का ही है ना? हाँ हाँ, उसी का है। उसने फूल बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लिए। हम जैसे लोग ऐसा बगीचा लेने की सोच भी नहीं सकते। चलो चलो, काम के लिए देरी हो रही है। एक दिन एक आदमी लता से कहा, राधेश्याम अपना बगीचा बेचने के लिए सोच रहा है। वो तुरंत मंदिर के पास राधेश्याम से मिलने गई। नमस्ते राधेश्याम जी, मैंने सुना है कि आप अपनी दुकान और बगीचा बेचने की सोच रहे हैं। क्या आप इसकी कीमत बताएंगे? जी हाँ, अब मेरी उम्र हो गया है। मेरी न कोई बीवी है न बच्चा है, बस अब आराम करने की सोच रहा हूँ। करीब 20,000 में बेचने के लिए सोच रहा हूँ। बाप रे, 20,000? मेरे पास 5,000 रुपए है। अपना सोना बेचूं तो और 5,000 हो जाएंगे। 10,000 में दे दीजिए ना। इतना कम में तो मैं नहीं दे सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 18,000 में दूंगा और कम नहीं हो सकता। कल ही मैं आपको 10,000 दे दूंगी। बचे 8,000 हर महीने 2,000 करके पूरे 4 महीनों में चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए और कृपया करके सहायता कीजिए। बहुत लोग खरीदने की बात किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरह हो ना, और पूछा है तो मना कैसे करूंगा। लता उसे नमस्ते करके वहाँ से चली गई। क्या 18,000 में बगीचा खरीदोगी? व्यापार करना क्या बच्चों का खेल है? तुम्हें अकल है कि नहीं? और तुमने पैसे बचाई, मुझे पता है क्यों नहीं? मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यकीन है कि इस व्यापार में सफलता मिलेगी, और अगर पैसे गवा भी दिए तो मेरे बचाए पैसे हैं ना, वो ही डूबेंगे। कृपया करके आप इसके बीच ना आए। ऐसे उसने व्यापार शुरू कर दिया। सुबह शाम फूल बेचा करती थी और बाकी समय में बगीचे का काम करती थी। ऐसे धीरे धीरे वो पैसे कमाने लगी। महीने महीने राधेश्याम को पैसे भी देती रही। ऐसे 4 महीनों में उसने बाकी पैसे चुका दिए। अच्छी कमाई हुई तो फिर वो गांव में फ्लावर एक्सपोर्ट का व्यापार भी शुरू कर दी। फूलों के और बगीचे भी खरीदे। उसकी सफलता देखकर उसके पति का व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। मुझे क्षमा करना लता, मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाकर बात किया है, लेकिन तुम्हारी सफलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। वो उसकी मदद भी करने लगा। कुछ समय बाद उसे कलेक्टर से अवार्ड भी मिला। लोगों की ताली सुनकर उसे बहुत खुशी हुई।